हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मेहर है। मैं इस्लामाबाद की एक साधारण सी लड़की हूँ जो कॉलेज के बाद एक छोटी सी ऑनलाइन ट्यूशन क्लास चलाती थी। मेरी शादी आरमान से हुई थी, जो पंजाब के एक छोटे से कस्बे में रहता था। वो बैंक में जॉब करता था, अच्छा कमाता था और परिवार भी सम्मानित था। बस मम्मी, पापा और एक छोटी बहन। रिश्ता परिवार के दोस्तों के ज़रिए आया था। शुरू में मुझे लगा था कि शहर की लड़की होने के नाते मैं छोटे कस्बे में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आरमान की बातें, उसकी सादगी और वो तरीका जिसमें वो मेरी पढ़ाई और काम की इज्जत करता था, सब कुछ बदल गया। शादी से पहले हमारी लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स होती थीं। वो कहता, मेहर, तुम्हारी क्लासेस कितनी अच्छी चल रही है। मैं तो सोचता हूँ कि शादी के बाद भी तुम अपना काम जारी रखो। लड़कियाँ भी सपने देखती हैं। मैं मुस्कुराती और सोचती कि कितना समझदार लड़का है। शादी के बाद जब मैं विदा होकर उसके घर आई तो पहले कुछ हफ्ते जैसे सपने में गुजरे। सुबह वो ऑफिस जाते वक्त मेरे लिए चाय का कप खुद बनाकर रख जाता। कभी कभी नोट छोड़ जाता, आज शाम को तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाऊंगा, इंतज़ार करना। रात को जब वो थका हारा घर आता तो हम दोनों छत पर बैठकर घंटों बातें करते। वो मेरी शहर की ज़िंदगी के किस्से सुनता, मैं उसके कस्बे की छोटी छोटी बातें। एक बार बारिश की रात थी, बिजली चली गई थी। हम दोनों अंधेरे में बैठे थे, सिर्फ मोमबत्ती जल रही थी। आरमान ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मेहर, तुम्हारे आने से घर में रोशनी आ गई है। पहले तो बस काम और काम था, अब लगता है ज़िंदगी में कुछ खास है। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उसे बताया कि मैं कभी कभी अपनी क्लासेस मिस करती हूँ, लेकिन उसके लिए सब ठीक है। वो बोला, नहीं, तुम शुरू करो, मैं सपोर्ट करूँगा। उस रात हमने साथ में प्लान बनाया कि मैं घर से ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूँगी। वो रात मुझे आज भी याद है। वो प्यार, वो सम्मान, वो भावना कि हम साथ हैं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। मैं घर का काम संभालती, मम्मी जी की मदद करती, पापा जी को उनकी दवाइयाँ देती। आरमान की छोटी बहन रिया मुझसे बहुत लगती थी। वो कहती, भाभी, आप इतनी अच्छी हो, मुझे लगता है भैया बहुत लकी हैं। शाम को जब आरमान घर आता तो हम दोनों मिलकर रिया को पढ़ाते। कभी कभी वो मुझे सरप्राइज़ देता, कोई छोटा सा गहना या मेरी फेवरेट आइसक्रीम। मैं उसके गले लगकर कहती, तुम्हारे बिना ये कस्बा भी शहर लगने लगा है। हम दोनों के बीच वो साइलेंट कनेक्शन था जहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं उसे देखकर सोचती कि कितना अच्छा इंसान मिल गया, लेकिन ज़िंदगी कभी कभी सपनों से ऊपर उठकर हकीकत दिखाती है। एक दिन आरमान के ऑफिस से नोटिस आया कि उसे कराची में एक बड़ा प्रोजेक्ट संभालना है, 3 महीने का ट्रांसफ़र। वो रात हम दोनों छत पर बैठे थे। उसने मेरा हाथ थामा और बोला, मेहर, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं हर हफ्ते आऊँगा या वीडियो कॉल पर रहूँगा। तुम अकेली मत महसूस करना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, काम करो, घर मैं संभाल लूँगी। लेकिन दिल में डर था। वो चला गया। पहले हफ्ते तो सब ठीक था। हम रोज़ वीडियो कॉल करते। वो पूछता कि मैंने क्लासेस शुरू की या नहीं। मैंने हाँ कहा और सच में शुरू कर दी। कुछ बच्चे ऑनलाइन जुड़ गए थे, लेकिन फिर हकीकत ने दस्तक दी। पापा जी को अचानक किडनी की समस्या हो गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन ज़रूरी है और खर्चा काफ़ी होगा, लगभग 5 लाख। मम्मी जी रो रो कर कहती, बेटा, आरमान तो अभी कराची में है, हम क्या करेंगे। मैंने उन्हें ढांढस बंधाया। आरमान को फ़ोन किया। वो परेशान हो गया, बोला, मेहर, तुम घर संभालो, मैं कुछ पैसे भेज दूंगा, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। मैंने सोचा, अब मेरी बारी है। मैंने अपनी कुछ पुरानी ज्वेलरी बेच दी जो मेरी माँ ने दी थी। साथ ही अपनी क्लासेस बढ़ा दी। रात रात भर बच्चों को पढ़ाती, सुबह अस्पताल जाती। रिया भी मदद करती, लेकिन कस्बे में लोग बातें करने लगे। नई बहू तो घर से बाहर ज़्यादा निकल रही है, क्लासेस के नाम पर क्या कर रही है। मम्मी जी ने मुझे समझाया, बेटा, यहाँ की सोच थोड़ी पुरानी है, दुपट्टा अच्छे से ओढ़ा करो। फिर एक दिन वो तूफ़ान आया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। आरमान की चचेरी बहन नादिया, जो शहर में रहती थी और कभी कभी कस्बे आती थी,
वो हमेशा से थोड़ी जलती थी, शायद इसलिए कि उसका रिश्ता आरमान से पहले तय होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। वो एक बार घर आई और मेरी क्लासेस देखी। मैं एक पुराने कॉलेज के दोस्त से, जो अब टीचर था, कुछ स्टडी मटेरियल मंगवा रही थी। वो बस हेल्प कर रहा था, बिल्कुल साफ सुथरा। लेकिन नादिया ने वो चैट्स देख लिए। अगले दिन उसने कुछ एडिटेड स्क्रीनशॉट्स बनाए, मेरे और उस दोस्त के मैसेज में कुछ शब्द जोड़कर, जैसे मैं तुम्हारे बिना मन नहीं लगता जैसी बात कह रही हूँ। साथ में एक एडिटेड ऑडियो नोट जहाँ मेरी आवाज़ को काट काट कर लगाया गया कि मैं घर की परेशानी के बारे में शिकायत कर रही हूँ। उसने उसे कस्बे की एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जहाँ सब औरतें थीं। अफवाहें फैल गईं। नई बहू का किसी बाहर वाले से चक्कर है, घर में बीमार ससुर हैं, वो तो क्लासेस के नाम पर बाहर घूम रही है। मम्मी जी के कान में बात पहुंची। वो मुझे बुलाकर पूछी, बेटा ये क्या है? मैंने रोते हुए सब साफ किया, लेकिन उन्होंने कहा, लोग देख रहे हैं, इजाट का सवाल है। रिया भी थोड़ी दूरी बनाने लगी। मैं अकेली पड़ गई। आरमान को फ़ोन किया तो वो व्यस्त था, बस बोला, मेहर घर संभालो, मैं आकर देख लूँगा। लेकिन शाम को नादिया ने उसे भी वो एडिटेड ऑडियो भेज दिया। आरमान का मैसेज आया, मेहर ये क्या है, तुम सच में ये कह रही हो? मेरा दिल टूट गया। मैंने जवाब दिया, आरमान यकीन करो ये झूठ है। लेकिन वो बोला, मैं आ रहा हूँ। 3 दिन बाद जब आरमान आया तो घर का माहौल ठंडा था। पापा जी अस्पताल में थे। मैं रोज़ जाती थी। आरमान ने मुझे अलग बुलाया। उसकी आंखों में शक था। मेहर मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? तुमने ज्वेलरी क्यों बेची? क्यों इतना बाहर निकल रही हो? मैंने सब बताया, पैसे की ज़रूरत, क्लासेस। वो दोस्त सिर्फ हेल्प था। लेकिन वो सुनता रहा, फिर बोला, मुझे टाइम दो। उस रात मैं रो रो कर सोई। लग रहा था सारा प्यार, सारा विश्वास एक झूठी अफवाह में घुल गया। अगले दिन आरमान ने खुद जांच शुरू की। उसने मेरे फ़ोन चेक किए, उस दोस्त से बात की। सच्चाई सामने आई। स्क्रीनशॉट्स एडिटेड थे, ऑडियो फेक। आरमान ने नादिया को बुलाया। नादिया पहले इनकार करती रही, लेकिन जब आरमान ने सबूत दिखाए तो वो टूट गई। उसने रोते हुए कहा, मैं जल गई थी। मेहर इतनी अच्छी है, सब उसे प्यार करते हैं। मुझे लगा कि वो घर बिखेर देगी। मैंने सोचा था कि अफवाह फैला दूं तो शायद वो चली जाए। आरमान गुस्से में था, लेकिन मम्मी जी ने रोका। नादिया ने पूरे परिवार के सामने माफ़ी मांगी। मैंने मेहर की इज्जत पर हमला किया। मुझे अफसोस है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना नुकसान होगा। मम्मी जी ने भी आंसू पोंछे और कहा, हमने भी मेहर पर शक किया। बेटा माफ़ कर दो। आरमान ने मुझे गले लगाया और बोला, मेहर मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, लेकिन अब समझ आया कि तुम कितनी मजबूत हो। तुमने पापा जी के लिए सब किया। पापा जी का ऑपरेशन हुआ, आरमान ने लोन लिया, मैंने अपनी क्लासेस जारी रखी। नादिया ने खुद ग्रुप में मैसेज करके सच्चाई बताई और माफ़ी मांगी। धीरे धीरे अफवाहें रुक गईं। लोग अब मुझे सम्मान से देखते। अरमान कराची से वापस आ गया। अब हम और भी करीब हो गए। रात को वो कहता, मेहर तुम्हारी वजह से मैंने सीखा कि रिश्ते अफवाहों से नहीं, विश्वास से चलते हैं। मैं उसकी गोद में सिर रखकर सोचती कि ज़िंदगी कितनी अनोखी है। प्यार उठाता है, हकीकत गिराती है, लेकिन सच्चाई फिर खड़ा कर देती है। आज हम तीनों, मैं, आरमान और हमारा छोटा सा परिवार पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। पापा जी ठीक हैं, रिया अब कॉलेज जा रही है, नादिया अब हमसे मिलने आती है और सच में मदद करती है। मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों में सबसे बड़ी चीज़ विश्वास है। अफवाहें तो हवा की तरह हैं, आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन अगर दिल साफ हो और बात खुलकर हो तो कोई तूफान नहीं डिगा सकता। दोस्तों, इस कहानी से सीख ये है कि प्यार और परिवार में शक मत करो, अफवाहों पर यकीन मत करो। सच्चाई सामने आने दो, माफ़ी मांगो और आगे बढ़ो, क्योंकि ज़िंदगी छोटी है और रिश्ते ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपने मेरी कहानी पसंद की तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक खुदा हाफिज़। आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ तफरीह का ज़रिया नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुका है जो सोच, रवैये, ज़िंदगी के मकसद और रोज़मर्रा के फ़ैसलों तक को मुतासिर करता है। इस नई डिजिटल दुनिया के मरकाज़ में एक नया तबका उभर कर सामने आया है जिसे हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। ये लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक,
फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान बनाते हैं और फिर अपनी बात, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी राय और अपने मशवरे के ज़रिए लाखों लोगों, खास तौर पर जवान नस्ल पर असर अंदाज होते हैं। समाजी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का असर इतना गहरा हो चुका है कि आज का नौजवान अक्सर उन्हीं को देखकर फैशन चुनता है, करियर के ख्वाब देखता है, अपनी ज़िंदगी का अंदाज़ बनाता है और कभी कभी अपनी कीमत का अंदाज़ा भी उन्हीं के स्केल पर लगाने लगता है। जवान नस्ल इसलिए भी इन्फ्लुएंसर से जल्दी मुतासिर होती है क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है जहां शख्सियत तश्कील पा रही होती है। नौजवान अपनी पहचान ढूंढ रहा होता है, यूज़ रोल मॉडल चाहिए होता है, यूज़ एक्सेप्टेंस चाहिए होती है और यूज़ लगता है कि दुनिया में कामयाबी का मतलब मशहूरी, पैसा और एक्सटर्नल इमेज है। इन्फ्लुएंसर्स उन तमाम चीज़ों को एक चमकदार अंदाज में पेश करते हैं। उनकी वीडियोस, रील्स और पोस्ट्स देखकर ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी बहुत आसान, खूबसूरत और हमेशा एक्साइटिंग है। लेकिन असल ज़िंदगी इतनी फ़िल्टर्ड नहीं होती। यहाँ से एक अहम मसला पैदा होता है। जवान नस्ल रियलिटी और डिजिटल दिखावे के दरमियान फ़र्क समझने में मुश्किल महसूस करती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का असर हर वक्त मनफी नहीं होता। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हैं जो तालीम, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फ़िटनेस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल इश्यूज़ पर बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जवान लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी सलाहियतों को पहचानें, मेहनत करें और अपने गोल्स हासिल करें। कई जवान लोग ऑनलाइन कोर्सेज, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लैंग्वेज लर्निंग और हेल्थी रूटीन जैसे आइडियाज़ भी इन्फ्लुएंसर्स से सीखते हैं। इस हवाले से देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर्स एक नई किस्म के टीचर, मेंटोर और ट्रेंड सेटर बन चुके हैं। वो ट्रेडिशनल मीडिया से ज़्यादा डायरेक्ट और रिलेटेबल लगते हैं, इसलिए उनकी बात आसानी से दिल तक उतरती है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट से ज़्यादा अटेंशन के पीछे भागते हैं। व्यूज़, लाइक्स और फॉलोअर्स हासिल करने के लिए कभी कभी वो ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो सिर्फ सेंसेशन पैदा करे, ना कि समाजी बेहतरी। जवान नस्ल जब रोज़ाना ऐसे लोगों को देखती है जो सिर्फ लग्जरी कार्स, ब्रांडेड कपड़े, मेकअप, बॉडी इमेज, महंगी वेकेशंस और ग्लैमरस लाइफस्टाइल दिखाते हैं तो उसके अंदर कंपैरिजन का जज्बा पैदा होता है। वो सोचने लगती है कि अगर मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं तो शायद मैं कमतर हूँ। ये सोच धीरे धीरे सेल्फ इस्टीम को नुकसान पहुँचाती है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बेचैनी और अपनी असल ज़िंदगी से नाराज़गी जैसे मसाइल इसी कंपैरिजन कल्चर से जन्म लेते हैं। आज का नौजवान कभी कभी इन्फ्लुएंसर के एक छोटे से स्टेटमेंट को भी हकीकत समझ लेता है, चाहे वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हों, रिलेशनशिप्स के बारे में आइडियाज़ हों, मर्दांगी या फेमिनिटी के कॉन्सेप्ट्स हों या फिर सक्सेस के फॉर्मूलाज। हालांकि हर इन्फ्लुएंसर एक्सपर्ट नहीं होता। बहुत दफ़ा उनकी बात रिसर्च या इल्म पर मबनी नहीं होती, बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस, मार्केटिंग या सिर्फ ट्रेंड पर बेस्ड होती है। इस सूरत में जवान नस्ल गलत मालूमात का शिकार भी हो सकती है, ख़ास तौर पर हेल्थ, फिटनेस सप्लीमेंट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और मोटिवेशनल स्लोगन्स के मामले में अंधी तकलीद नुकसानदेह साबित हो सकती है। एक और अहम पहलू ये है कि इन्फ्लुएंसर्स ने जवान नस्ल के समाजी रवैये को भी बदला है। पहले लोग कामयाबी को तालीम, किरदार और मेहनत से जोड़ते थे, लेकिन अब कई जवान लोग वायरल होने को कामयाबी समझने लगे हैं। शॉर्ट फेम, फास्ट मनी और इंस्टेंट पॉपुलैरिटी का कंसेप्ट इतना आम हो चुका है कि सब्र, कंसिस्टेंसी और असली स्किल डेवलपमेंट की अहमियत कम होती नज़र आती है। हर दूसरा नौजवान कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, जो अपनी जगह गलत नहीं, मगर जब ये ख्वाहिश बिना मकसद, बिना मेहनत और सिर्फ शोहरत के लिए हो तो फिर ये सोच समाजी तौर पर परेशान कुन बन जाती है। इन्फ्लुएंसर्स का असर ज़बान, लिबास, सोच और रिश्तों पर भी पड़ता है। जवान लोग अपनी लोकल कल्चर और फैमिली वैल्यूज़ से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रेंड्स को फॉलो करने लगते हैं। कभी कभी उनकी गुफ्तागू में भी आर्टिफिशियलपन आ जाता है, जहां असल शख्सियत से ज़्यादा ऑनलाइन पर्सोना इम्पॉर्टेंट लगने लगता है। यानी इंसान अपने होने से ज़्यादा अपने दिखने पर तवज्जो देने लगता है। ये रवैया समाजी सतह पर रियाकरी, नुमाइश और अंदर से खालीपन को बढ़ा सकता है। लेकिन इस मसले का हल इन्फ्लुएंसर्स को पूरी तरह बुरा कह देना नहीं है। असल ज़रूरत डिजिटल अवेयरनेस की है।
जावन नस्ल को ये समझाना होगा कि हर खूबसूरत वीडियो के पीछे एडिटिंग होती है, हर मुस्कुराहट के पीछे ज़रूरी नहीं कि सुकून हो, और हर मशहूर शख्स कबीले तकलीद नहीं होता। स्कूल्स, पेरेंट्स और सोसाइटी को मिलकर मीडिया लिटरेसी को फ़रोग देना होगा। नौजवानों को सिखाया जाना चाहिए कि किस कंटेंट को तनकीदी नज़र से देखना है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट और जेन्युइन एडवाइस में फ़र्क कैसे करना है, और अपनी कीमत को लाइक्स और फॉलोअर्स से कैसे अलग रखना है। साथ ही इन्फ्लुएंसर्स पर भी जिम्मेदारी ऐड होती है। जो लोग लाखों जवानों तक रसाई रखते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि उनका हर लफ्ज़ और हर पोस्ट किसी न किसी ज़ेहा पर असर डाल रही होती है। अगर वो पॉजिटिविटी, मेहनत, इल्म, इखलाक और बैलेंस को प्रमोट करें तो बहुत बेहतरी आ सकती है। मगर अगर वो सिर्फ दिखावा, मटेरियलिज्म और बेमकसद ट्रेंड्स को हवा देंगे तो फिर जवान नस्ल को समाजी और नफ्सियाती तौर पर नुकसान पहुंचेगा। नतीजे के तौर पर कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आज के दौर की एक बड़ी समाजी हकीकत हैं। उनका असर जवान नस्ल पर न सिर्फ वाज़ेह है बल्कि गहरा भी है। ये असर तमीरी भी हो सकता है और तबाहकुन भी। सब कुछ इस बात पर मुनहसर है कि इन्फ्लुएंसर क्या फैला रहा है और जवान उसे किस सोच के साथ देख रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अंधी पैरवी के बजाय शाऊर के साथ डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करें। जब जवान नस्ल सोच समझ कर कंटेंट चूज़ करेगी और इन्फ्लुएंसर्स अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे, तभी सोशल मीडिया हकीकी तौर पर समाजी तरक्की का ज़रिया बन सकेगा, वरना ये सिर्फ चमक और धोखे की दुनिया बनकर रह जाएगा।